मेट्रो और फ्लाईओवर के बिना हम मरेंगे नहीं, मगर साफ पानी के बिना और साफ हवा के बिना आपके बच्चे तड़प तड़प कर मरेंगे। लिख लीजिए, मगर हम में से कोई होगा नहीं देखने के लिए। 144 साल में अगर यही चलता रहा तो रेत पर ही कुंभ होगी, अगर होता है तो। इन हिमालय के ग्लेशियर्स पर भारत की आधी आबादी निर्भर करती है, दुनिया की 1/4 आबादी निर्भर करती है। और जैसे जैसे ये ग्लेशियर्स पिघलते जाएंगे बहुत कुछ बदलेगा। जब बारिश होगी मानसून में तो इतना बड़ा होगा कि वो फिर बाढ़ के रूप में सब कुछ बहा के ले जाएगा। पानी होगा तो उसका होना हमारे लिए मुसीबत होगा। अब सरकारों से मैं बहुत उम्मीद नहीं करता हूँ जब तक कि जनता में जागरूकता नहीं हो। सरकारें तो जनता को, उनका सबसे बड़ा काम है जनता को खुश रखना। अब जनता को पानी में रुचि ही नहीं हो, उन्हें बिजली, उन्हें साजो सामान में हो, तो सरकार वही बिजली देती रहेगी। और बिजली देने के लिए वो कहीं बांध बनाएंगे, कहीं जंगलों को काटेंगे, कहीं नदियों को रोकेंगे। 2-4 सीढ़ी चढ़ना हो वहाँ लिफ्ट से जाएंगे, जहाँ उन्हें पंखे से चल सकता है वहाँ एसी एक नहीं 10 चलाएंगे। तो ऐसा जब तक करेगी सरकार, उन्हीं जनता को खुश करने में लगी रहेगी। और वो ये हिमालय का भी नाश करेगी और ग्लेशियर्स का भी, वनों का भी। इसलिए जनता आका है, जनता ही सर्वोपरि। सच्चा समर्थक वो है जो अच्छे कामों की सराहना करे और जो आपसे बुरी गलती कोई होती है तो उसकी खुल के निंदा करे, क्योंकि फिर आप गलतियां करना बंद करेंगे। स्थानीय लोगों को प्राथमिकता होनी चाहिए, वो चाहे लद्दाख हो, कश्मीर हो, उत्तराखंड हो या नागालैंड हो। ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, लोग अपने जगह को अपनाएं, ये तो बहुत अच्छी बात है। जैसे हम सुनते हैं उत्तराखंड में घोस्ट विलेज, भूत गाँव, बंगला सुना है, गाँव के गाँव भूत गाँव बन रहे हैं। तो ये कोई विकास नहीं है। जब आपके एक तरह से आपका गाँव आपकी माँ है, उसे छोड़कर आप बम्बई में जाएं या न्यूयॉर्क में जाएं, ये आपकी कोई सफलता की चिन्ह नहीं है। कहने को यूएन ने 2025 को ग्लेशियर वर्ष घोषित किया है। पूरी दुनिया यानी कि जागरूक हो, हम अपने ग्लेशियर्स को कैसे बचाएं ताकि जो हमारी 12 मासा नदियां हैं वो लगातार यूं ही सदा नीरा बहती रहे, वो संकट उन पर न आए। इसी को लेकर के पूरे देश में अलख जगा रहे हैं सोनम वांगचुक सर। वो पर्यावरण कार्यकर्ता भी हैं, साइंटिस्ट भी हैं। वो हमारे शहर देहरादून में है, उत्तराखंड की सरजमीन पर। तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों वो इतना चिंतित हैं। सवाल सिर्फ लद्दाख को बचाने का नहीं है, सवाल हिमालय को बचाने का। सर, चर्चा में आपका दनीश अड्डा पर स्वागत है। आप जिस अंदाज में कोशिश कर रहे हैं कि हम जागरूक हों, सिर्फ यूएन का ग्लेशियर वर्ष घोषित करने से बात नहीं बनेगी। हमारे ग्लेशियर्स तो पिघल रहे हैं, पूरे हिमालयन रीजन में पिघल रहे हैं, उत्तराखंड में लगातार चिंताएं हैं। क्या इस समय है कि भारत को आगे आना चाहिए ग्लेशियर्स को बचाने को लेकर के? हम थर्ड पोल हमें कहा जाता है, क्या कहेंगे, क्या मैसेज देंगे? क्यों आप इतना चिंतित हैं, क्यों आप लोगों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं? यूएन, संयुक्त राष्ट्र ने इस वर्ष को ग्लेशियर्स के संरक्षण का साल बनाया है। ये बहुत अच्छी खबर और बड़ी खबर है भारत के लिए, क्योंकि दुनिया के सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स तो हिमालय में हैं। हिमालय को तो तीसरा ध्रुव, थर्ड पोल भी कहा जाता है, जहाँ उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बाद सबसे ज़्यादा जमा हुआ साफ पीने योग्य पानी यहाँ पर है, जो हमारे खंडों में है। जी, भारत को तो इसमें नेतृत्व करनी चाहिए पूरे दुनिया की। मगर कम से कम जब संयुक्त राष्ट्र ऐसा कदम उठाता है तो उसको और बड़ा करके लोगों तक पहुंचाना तो हमारा फर्ज बनता है, क्योंकि नुकसान भारत का होगा। बाकी दुनिया के देशों पे उतना फ़र्क नहीं पड़ता है कि संयुक्त राष्ट्र इसे इतना बड़ा मुद्दा बनाए। तो भारत को अनुयायी से ज़्यादा नेता नेतृत्व करने की बनने की बात करते तो यहाँ तो हमें इसमें तो ग्लेशियर्स में तो सबसे आगे भारत को होना चाहिए, क्योंकि इन हिमालय के ग्लेशियर्स पर भारत की आधी आबादी निर्भर करती है, दुनिया की 1/4 आबादी निर्भर करती है। और जैसे जैसे ये ग्लेशियर्स पिघलते जाएंगे बहुत कुछ बदलेगा। जब बारिश होगी मानसून में तो इतना बड़ा होगा कि वो फिर बाढ़ के रूप में सब कुछ बहा के ले जाएगा। पानी होगा
तो उसका होना हमारे लिए मुसीबत होगा। हमने और ऐसी, आप जहाँ खड़े हैं सर, ये 2013 की जून की त्रासदी उत्तराखंड ने झेली है। केदारनाथ में जिस तरह से हजारों की तादाद में लोग काल कलवित हो गए थे, और जो चिंता, क्योंकि मैं लगातार पढ़ रहा हूँ, आपको हम लगातार फॉलो भी करते हैं, आपने कहा ब्रह्मपुत्र को, सिंधु को, गंगा को बचाना है। नहीं, मैं कुछ और बता रहा था आपको कि होगा क्या, कैसा नज़ारा होगा, वो बताने की कोशिश कर रहा था जब ग्लेशियर्स नहीं होंगे। ये ग्लेशियर्स हमारे बैंक की तरह हैं, जो जब ज़्यादा हो तो उसे संजोए रखता है, और जब कम हो तो वो उसे छोड़ता है। तो यानी कि ज़्यादा में ज़्यादती ना हो और कम में कमी ना हो। यानी कि आपका जो बरसात का मौसम होता है तब बाढ़ ना बन के आ जाए पानी, और फिर बाहर के मौसम में जो हमारे क्या कहते हैं उसे हिंदी में, स्प्रिंग टाइम में, जब वसंत ऋतु होता है तब पानी की कमी ना हो। ये सब दो चीज़ें मिल के करती हैं, एक तो ग्लेशियर्स और दूसरा वन। एक तरफ ग्लेशियर्स पिघलते जा रहे हैं और वनों को हम काटते जा रहे हैं। अब ये दो नहीं हो तो हमारा कोई बैंक नहीं है, हमारा कोई ऐसा यूं कहिए ताल नहीं है, झील नहीं है जो पानी को बचाए फिर कायदे से छोड़े। तो फिर अब जब आएगा तो बाढ़ आएगा, जब नहीं होगा तो सूखा होगा। तो बरसात में बाढ़ और वसंत में सूखा, ये हर साल होने लगेगा कुछ दशकों में। यानी प्रकृति ने पहले हमें ग्लेशियर्स के रूप में वो बैंक्स दिए हैं जो हमारे मौसमी संतुलन बनाने रखे। सर, तो मेरा सवाल था, क्योंकि आपने कहा कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, दूसरी तमाम जो नदियां हैं, अगर उन्हें 12 मासा नदियां बना के रखना है तो हमें अपने ग्लेशियर्स, ये उनके वो फेफड़े, लंग्स हैं जिनको हमें बचा के रखना पड़ेगा। क्या वो सेंसिटिविटी भारत के स्तर पे, दुनिया के स्तर पे, सरकारी इंतजामात के स्तर पे आप देख पाते हैं? क्योंकि हम दिवस तो बहुत मनाते हैं, हम ग्लेशियर के नाम पे सेमिनार कर देंगे, कॉन्फ्रेंसेस कर देंगे, लेकिन क्या वाकई वो संवेदनशीलता आप देख पा रहे हैं जो चुनौतियां हमारे सामने, पूरी दुनिया के सामने, भारत के सामने? कुछ हद तक तो देख पा रहे हैं, कुछ लोगों में भी जागरूकता है, कुछ सरकार के भी कदम हैं पर्यावरण के प्रति, मगर काफ़ी नहीं है। मैं धन्यवाद करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ जो थोड़ा बहुत है, मगर जिस स्तर की आपदा है उसके तुलना में बहुत 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 कम है। अब सरकारों से मैं बहुत उम्मीद नहीं करता हूँ जब तक कि जनता में जागरूकता नहीं हो। सरकारें तो जनता को, उनका सबसे बड़ा काम है जनता को खुश रखना। अब जनता को पानी में रुचि ही नहीं हो, उन्हें बिजली, उन्हें साजो सामान में हो, तो सरकार वही बिजली देती रहेगी। और बिजली देने के लिए वो कहीं बांध बनाएंगे, कहीं जंगलों को काटेंगे, कहीं नदियों को रोकेंगे। तो सरकार का काम जनता को खुश करना है। जनता की खुशी किस में है वो उसे समझ आए, उसके प्रति हम आप सबको मिलके काम करना चाहिए। क्योंकि जब जनता की प्राथमिकताएं बदलें, वो ज़ाया करने की बिजली, जिसमें वो जहाँ 2-4 सीढ़ी चढ़ना हो वहाँ लिफ्ट से जाएंगे, जहाँ उन्हें पंखे से चल सकता है वहाँ एसी एक नहीं 10 चलाएंगे। तो ऐसा जब तक करेगी सरकार, उन्हीं जनता को खुश करने में लगी रहेगी, और वो ये हिमालय का भी नाश करेगी और ग्लेशियर्स का भी, वनों का भी। इसलिए जनता आका है, जनता ही सर्वोपरि है, जनता ही भगवान है। तो इसलिए जनता को शिक्षित करना सबका काम है। जब तक वो नहीं होगा, हम सरकार से जितना भी गुहार लगाए, आगे चलकर उन्होंने जितना जनता के आगे है तो वो जनता का ही करेगी। इसलिए खासकर मीडिया का बहुत बड़ा जिम्मेदारी है कि वो जनता को जागृत करे कि आपके साथ क्या होने वाला है आने वाले सालों में, ताकि फिर वो सरकार को आंकन इस बात पे नहीं करे कि आपने कितने फ्लाईओवर बनाए, आपने कितने मेट्रो बनाए। मेट्रो और फ्लाईओवर के बिना हम मरेंगे नहीं, मगर साफ पानी के बिना और साफ हवा के बिना आपके बच्चे तड़प तड़प कर मरेंगे। बिल्कुल सही आपने कहा। लेकिन क्या, जिस तरह एक बहुत अच्छी बात आपने पिछले दिनों कही कि जो कहा गया कि प्रयागराज में कुंभ 144 साल बाद ये मौका मिल रहा है, फिर आपने इसको इस तरह भी बताया कि अगर हम संवेदनशील नहीं होंगे तो पता चला 144 साल बाद जब कोई कुंभ होगा तो हमें नदियों में जल नहीं मिलेगा, पता चला कि हमें रेत से महाकुंभ करना पड़ेगा। पक्की बात है, आप लिख लीजिए, मगर हम में से कोई होगा नहीं देखने के लिए। 144 साल में अगर यही चलता रहा
तो रेत पर ही कुंभ होगी अगर होता है तो। उससे भी पहले लोग तड़प तड़प कर साफ हवा के लिए, साफ पानी के लिए मर रहे होंगे अगर कुछ बदलता नहीं है तो। हिमालय का बहुत बुरा हाल होने वाला है, उत्तरी भारत का पूरे का। सर, जिस तरह से आप जिस धरा पर आप हैं, उत्तराखंड में गंगा है, यमुना है, सबसे पवित्र नदियां मानी जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रदूषण भी इनमें देखा गया है। केदारनाथ की 2013 में बहुत बड़ी त्रासदी हमने देखी थी, उसके बावजूद भी मैसिव कंस्ट्रक्शन बहुत हाइट्स पे हम जाकर के कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जो हमारा जो डेवलपमेंट का जो मॉडल है, जो एजेंडा लेकर के हम चल रहे हैं, अपने तीर्थ स्थलों पे, अपने महानगरों को हमने पहले ही कंक्रीट का बना के तबाह कर दिया है, अब हम हिमालयी रीजन के जो राज्य हैं या खुली आबोहवा, जो ऑक्सीजन की हमारे बैंक्स हैं, उनको इस मैसिव कंस्ट्रक्शन, इस मैसिव डेवलपमेंट के नाम पे तबाह कर रहे हैं? थोड़ा हमें संभलना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, मगर अच्छा हो अगर सरकार जनता के लिए सोचे तो। वो एक पिता समान है। बच्चा कभी कभी अनजान होता है, नादान होता है, तो पिता संभालता है। अब पिता खुद नादान अनजान हो तो फिर बच्चे को ही आगे आना पड़ेगा। तो इसलिए अच्छा है, अच्छे देशों में सरकार जनता को चाहे समझ आए ना आए अच्छे कदम उठाते हैं। मैं यहीं के भारत का ही एक उदाहरण दूंगा आपको। 4-5 साल पहले मोदी जी ने सिंगल यूज़ प्लास्टिक पे बैन लगा दिया था, जबकि जनता को उसकी कोई समझ नहीं थी, मूल्य भी नहीं पता था। मगर हुआ क्या कि उसी के ठीक 2-3 महीने में उन्हें वो बैन वापस लेना पड़ा। उनकी पर्यावरण के प्रति मान्यता कम नहीं हुई, हुआ ये कि जब जनता को कुछ समझ नहीं आया तो जो उद्योग हैं जो कि ये प्लास्टिक बैग्स बनाती हैं, उनका दबाव आने लगा सरकार पर कि आप ये बंद करेंगे तो हमारा जीना हराम हो जाएगा। और बोलने वाला कोई नहीं था उनके पक्ष में, क्योंकि जनता तो बेज़बान जागरूक नहीं थी, अशिक्षित थी। उन्हें नहीं पता चल रहा था कि उनके धरती का क्या हो रहा है, उनके गायों का, उनके नदियों का क्या हो रहा है प्लास्टिक से। तो वो सरकार के समर्थन में या आवाज़ उठाने नहीं आए, तो उन्होंने उनके दबाव में वापस ले लिया। तो इसलिए अच्छे से अच्छे सरकार हों भी तो, नेता हों भी तो नहीं कर पाएंगे जब तक जनता जागरूक जनता नहीं है। तो आपने एक बहुत अच्छी बात आपने कही, जब सुंदरलाल बहुगुणा जी को आप याद कर रहे थे। सुंदरलाल बहुगुणा जी के संघर्ष की धरा भी है, उन्होंने आंदोलन यहाँ पे किए, पर्यावरण को लेकर हमारी चेतना को जगाया। आपने कहा कि आंदोलन, संघर्ष करना भी एक नागरिक का ही राष्ट्रीय धर्म होता है, उसका कर्तव्य भी है। ये बहुत अच्छा आपने बात की। उस दौर में जब हम कोई आंदोलन करता है उन्हें हम आंदोलन जीवी कहते हैं, तो बहुत आपने प्रेरक बात कही। ये आपको क्यों लगता है कि आंदोलन भी हमारा राष्ट्रीय धर्म है? हमें चुप्पी नहीं साधनी चाहिए। किसी एक पार्टी विशेष को आप समर्थन करें, सरकार विशेष को समर्थन करें, लेकिन गलत काम पे आवाज़ उठाने की भी आपकी जिम्मेदारी। इस पर क्या कहेंगे सर? मैं ये कहता हूँ कि आपका सच्चा साथी वो नहीं है, साथी या समर्थक जो आपके हर काम की सराहना करे। सच्चा समर्थक वो है जो अच्छे कामों की सराहना करे और जो आपसे बुरी गलती कोई होती है तो उसकी खुल के निंदा करे, क्योंकि फिर आप गलतियाँ करना बंद करेंगे। अगर कोई ऐसा पिता हो जो अपने बेटे के हर काम को सराहता रहता हो, चाहे वो शराब पिए, चाहे वो जुआ खेले, चाहे वो नशीली दवा, तो वो पिता अपने बच्चे के लिए कितना अच्छा है, कितना बुरा है। वैसे ही जनता को भी सरकार की अच्छी बातों की बिल्कुल प्रशंसा करनी चाहिए, भले ही वो विरोधी दल के हों। अच्छा काम है, मगर गलत करे तो उसकी आवाज़ उठानी चाहिए, भले ही वो आपके ही दल के हो। आपके अपने दल के प्रति सबसे बड़ी भक्ति, सबसे बड़ा समर्थन ये होगा कि जब आपके नेता डगमगाते हैं अपने कदमों से, तो वो विरोधी नहीं कहें, आप कहें, क्योंकि विरोधी को तो वो विरोधी कह के नकार देंगे और वो गलत रास्ते पे चलते जाएंगे, उससे उनका पतन होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सरकार, आपका दल आगे बढ़े, तो गलत कदमों पे आपको वक्त पे आवाज़ उठानी होगी और उसमें ये नहीं देखना होगा कि ये मेरा दल है, ये विरोधी दल है। ये आपको तो आखिरकार भारत को महान बनाना है। भारत महान तभी बनेगा चाहे जो भी दल हो, सही कदम उठाने वाले दल हो। तो इसलिए मैं ये कह रहा था कि ये हमारा धर्म है। अगर आप किसी राजनीतिक दल से हैं तो आपका धर्म है कि आप अपने दल, अपने नेताओं को सही रास्ते पे देखें, उनको आगाह करें, चेताएं। जी, अगर आप गलत को चुप रहें, नज़रअंदाज करें, तो आप बेईमानी कर रहे हैं अपने दल के साथ, अपने उस नेता के साथ।
आखिरी सवाल मैं आपसे करूँ सर, आप छठी अनुसूची में लद्दाख को शामिल करने को लेकर के बहुत मजबूती से अपनी बात रख रहे हैं। उत्तराखंड भी वो में भी ये आवाज़ बहुत उठी, क्योंकि यहाँ भी हमने देखा कि जो मूल निवासी उत्तराखंड का है वो इन 25 सालों के उत्तराखंड राज्य बनने की यात्रा के बाद खुद को संसाधनों के लिहाज से, तरक्की के लिहाज से खुद को ठगा हुआ सा महसूस करता है। लेकिन हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं, उसे उत्तराखंड में लागू भी किया गया, पहला राज्य है। इसको लेके क्या कहेंगे, छठी अनुसूची में शामिल करने की चाहे लद्दाख को, चाहे उत्तराखंड जैसे राज्यों को, क्यों अब इन हिमालयी राज्यों को जरूरत है कि इनको थोड़ा हमें संरक्षित रखने के लिए कुछ अतिरिक्त प्रयास करने होंगे? मैं तो सोचता हूँ हर जगह अपने जगह को संरक्षित रखने के लिए स्थानीय लोगों को सशक्त करने की ज़रूरत है। स्थानीय लोगों को प्राथमिकता होनी चाहिए, वो चाहे लद्दाख हो, कश्मीर हो, उत्तराखंड हो या नागालैंड हो, जहाँ भी हो, बल्कि तमिलनाडु हो, पंजाब हो तो पंजाबियत हो, कुछ अलग हो पंजाब की, कश्मीर हो तो कश्मीरियत, लद्दाख हो तो लद्दाखियत। ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, लोग अपने जगह को अपनाएं, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये तो हमने पश्चिम से एक बिगड़ा हुआ जीवन शैली पाया, क्योंकि पश्चिम के लोग यूरोप से सब पलायन करके अमेरिका चले गए, उसका उन्होंने शोषण पतन किया। तो अपना जगह छोड़ के किसी दूसरे को कब्जा करना एक तरह से इज्जतदार बन गया। वरना हमारे लद्दाख में, जो कि बहुत पारंपरिक जगह है, अपना गांव छोड़ना उसे बहुत निंदा की बात मानी जाती है। जो दूसरा आता है उसे उस सत्कार से नहीं देखा जाता है। अपने माँ जैसे अपने घाटी को, अपने गांव को, अपने प्रदेश को अपनाना बड़ी बात है। ये अमेरिकन्स का जो वो खुद पलायन करके गए, तो उन्होंने दुनिया भर में पलायन को एक तरह का सभ्यता बना दिया। अब आज भारतीय भी वही पलायन करके अमेरिका जा रहे हैं, तो भारत भी इसमें बिखर रहा है, क्योंकि सबसे अच्छी बुद्धि वहाँ जा रही है। वहाँ भी कोई उनका स्वागत नहीं है, उनको बुरे नज़र से देखा जाता है, तो हर कोई नाखुश है। वहाँ उन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक बनाएंगे। यहाँ हमारे पास प्रथम दर्जे के भी नहीं हैं, खाली हो गया है। तो इस तरह की बात कहीं भी नहीं कम होनी चाहिए। कोई किसी खास वजह से जाए ठीक है, मगर पूरे का पूरा, जैसे हम सुनते हैं उत्तराखंड में घोस्ट विलेज, भूत गांव, भूत बंगला सुना है, गांव के गांव भूत गांव बन रहे हैं। तो ये कोई विकास नहीं है। जब आपके एक तरह से आपका गांव आपकी माँ है, उसे छोड़कर आप बम्बई में जाएं या न्यूयॉर्क में जाएं, ये आपकी कोई सफलता की चिन्ह नहीं है, ये दुर्बलता है, विफलता है। हमसे बातचीत करने के बहुत धन्यवाद। कुल मिला के सोनम वांगचुक जी ने जो मैसेज दिया है वो अपने आप में हमें जगाने के लिए, लेकिन बड़ा सवाल है क्या किस तरह की मसलों पर, पर्यावरण के मसलों पर, अपने ग्लेशियर्स को बचाने जैसे संवेदनशील मसलों पर हम उस तरह से जागरूक हो पाएंगे जो अलग सोनम वांगचुक जी जगा रहे हैं। तो चड्डा के वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद, नमस्कार।